के लिए लेकर आए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन क्विज। छत्रपाल सर रीजनिंग द्वारा संचालित ब्रिज एकेडमी, भरतपुर, राजस्थान। अब सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करें आपके अपने मोबाइल पर। मोबाइल एप्लीकेशन में प्रत्येक कोर्स के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट की समस्त सामग्री निम्न प्रकार है: लाइव क्लास, वीडियो क्लास, ऑडियो क्लास, PDF नोट्स, ई नोट्स, ऑनलाइन क्विज, ऑफलाइन क्विज, टेस्ट सीरीज। सभी विद्यार्थियों को हम बता देना चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन क्विज। छत्रपाल सर रीजनिंग द्वारा संचालित ब्रिज एकेडमी, भरतपुर, राजस्थान। अब सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करें आपके अपने मोबाइल पर। मोबाइल एप्लीकेशन में प्रत्येक कोर्स के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट की समस्त सामग्री निम्न प्रकार है: लाइव क्लास, वीडियो क्लास, ऑडियो क्लास, PDF नोट्स, ई नोट्स, ऑनलाइन क्विज, ऑफलाइन क्विज, टेस्ट सीरीज। सभी विद्यार्थियों को हम बता देना चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन क्विज। छत्रपाल सर रीजनिंग द्वारा संचालित ब्रिज एकेडमी, भरतपुर, राजस्थान। अब सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करें आपके अपने मोबाइल पर। मोबाइल एप्लीकेशन में प्रत्येक कोर्स के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट की समस्त सामग्री निम्न प्रकार है: लाइव क्लास, वीडियो क्लास, ऑडियो क्लास, PDF नोट्स, ई नोट्स, ऑनलाइन क्विज, ऑफलाइन क्विज, टेस्ट सीरीज। सभी विद्यार्थियों को हम बता देना चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन क्विज। छत्रपाल सर रीजनिंग द्वारा संचालित ब्रिज एकेडमी, भरतपुर, राजस्थान। अब सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वीर चौधरी एज अ फैकल्टी ऑफ साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक बार सभी स्टूडेंट्स का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं ब्रिज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो चैप्टर चलने वाला है वो सर साउंड का मैंने चेक नहीं किया, एक बार आ रहा है ना? आ रहा है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके भाई एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्लियर या नहीं पहुंच पा रही है। इससे मैं सेशन की स्टार्टिंग in the previous class we have to discuss on electromagnetic waves, sorry mechanical waves। हाँ ओके, मैकेनिकल वेव्स को हम जो है यांत्रिक तरंगों को कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज की जो क्लास है, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो प्लीज focus your mind on your study. Today class is going very useful for your one day competitive exams. तुम्हारे किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में भी स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन अगर आप टिके रहे, बस टिके रहना मेरे साथ, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि क्लास बहुत अच्छी बना देंगे हम आगे की। बस आपको टिकना है मेरे साथ, रुकना है बस, क्योंकि जब तक आप बाधाओं का सामना न करना सीखोगे ना, तब तक बाधाएं आप पर हावी होती चली जाएंगी। एक आम इंसान में और हम लोगों में बस यही कमी रहती है कि हम इजी चीजों को पढ़ना चाहते हैं और टफ चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं। जबकि आजकल एग्जाम का स्टैंडर्ड कुछ इस तरीके का हो चुका है कि वो इजी वाली जो चीजें हैं वो तो एग्जामिनर पूछता ही नहीं है हमसे, टफ चीजों से क्वेश्चंस आते हैं और हम एग्जाम में उन क्वेश्चंस को क्विट कर देते हैं। फाइनली हम जो है सिलेक्शन से रुक जाते हैं। हमें उन टफ चीजों के सामने भी टिक के रहना। हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है, हमें ये सब्जेक्ट आती है, हम इसमें बहुत अच्छा स्कोरिंग कर लेते हैं, लेकिन दूसरी सब्जेक्ट जो हमें बिल्कुल भी नहीं आती है उसमें हमारा स्कोरिंग डाउन हो जाता है और फाइनली हम सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें बहुत सी चीजों से इंस्पायरेशन मिलता है इस दुनिया में, हर चीज से लगभग बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप में मिसाल है किसी भी एग्जाम्पल। आपने वो सुनी होगी कि जब नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है।
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, अच्छा चींटी अपने खुद के भार से तकरीबन तकरीबन 13-14 गुना भार का जो है सामान लेकर चल सकती है, अपने खुद के वजन से। खुद में इतना वजन नहीं, उससे 13-14 गुना भार वाली वस्तु को लेके जा रही है, वो दीवार पर चढ़ती है, बार बार फिसल रही है। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस होता है। अगर हमारा, वो एक कहावत सुनी होगी कि अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। हमारा खुद का कॉन्फिडेंस हमें डिसाइड करता है हमें कि हम कितने समय तक टिके रह सकते हैं। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना कभी ना करता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती। मेहनत करने वालों की या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात बिल्कुल फिक्स है। आप अपने जीवन में से एक बार लाई करके देख लीजिए। मैं सिर्फ एग्जांपल साइंस का दूं, थॉमस एल्वा एडिसन, जिस व्यक्ति की देन है आज ये जो लाइट है हमारे सामने, जो हमें ये बल्ब वगैरह लगे हुए हैं चारों तरफ, एलईडी वगैरह लगी हुए हैं, अगर हम प्रकाश में अगर बैठे हुए हैं तो उस थॉमस एल्वा एडिसन की कोशिश की वजह से बैठे हुए हैं। जिस व्यक्ति को बताया जाता है कि करीबन वो हजारों बार फेल हुआ था, घर के उसके उसे साइकेटिस्ट कोशिश कर चुके थे, बोले पागल है, साइको हो गया ये, इसे भगाओ यहां से, निकालो। लेकिन अगर वो व्यक्ति इस बात को ऐसे ही रहने देता, अरे यार मेरे बस की बात नहीं, छोड़ो, बंद करो क्लास और बैठ जाओ घर पे, तो क्या आज थॉमस एल्वा एडिसन को कोई जानता? नहीं जानता। करोड़ों व्यक्ति जो है दुनिया में जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, चले जाते हैं। क्या करोड़ों व्यक्तियों में से हजारों व्यक्ति को भी अपन जान पाते? नहीं जान पाते। आज आप खुद देख लीजिए, समाज में इज्जत सिर्फ उस व्यक्ति के माँ बाप की है जो व्यक्ति आज सिलेक्शन लेके बैठा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब है उसके पास, चाहे वो चपरासी क्यों ना है, गांव में, गली में, मोहल्ले में उसके पिताजी की बहुत इज्जत है। लोग उन्हें समाज में पूछते हैं, उन्हें बिठाते हैं। और ये केवल तभी संभव है जब आप खुद ब खुद डेडिकेटेड रहोगे, आप खुद ब खुद समर्पित रहोगे अपनी पढ़ाई के प्रति। जब आप ये सोच के रह जाओगे कि यार नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो फिर हो भी नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स, हमें बिल्कुल दिल थाम के बैठना है, चीजों को पकड़ के बैठना है। कब तक नहीं आएगी? मैं बैठा हूं ना आपके सामने यार। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं 10 बार बताऊंगा, 10 बार पूछोगे। एज ए ऑफलाइन क्लास आप यहाँ पढ़ रहे हैं ब्रज एकेडमी पे, और रीजन इस क्लासों का यही है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसा नहीं यूट्यूब हमें बहुत सारा पैसा दे रही है, हम इसके चक्कर में। देखो बेटा, इस लॉकडाउन वाली सिचुएशन में जहां लोगों के पास खाने पीने तक की व्यवस्थाएं नहीं है, वहां हम लोग पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी है फूंक फाक के अपने यहाँ तक आते हैं, आपके स्टूडियो तक आते हैं, पूरे 1 घंटे तक पसीने देते हैं, यहाँ इतना सारा तामझाम लगा रखा है, उसमें सारे में पैसा इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। बाकी और कोई इससे उद्देश्य नहीं है। हमें जितने लोग जानते हैं वो कल भी जानेंगे, परसों भी जानेंगे, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन आपके लिए मे बी पॉसिबल कि ये क्लास है बहुत अच्छा जो है आपका फ्यूचर बनाए, ऐसी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं। एचएस जी गुड मॉर्निंग। ओके, मनु डाकुर गुड मॉर्निंग सर। मनु आज कई दिनों में दिखाई दिए बेटा। महेंद्रा कुमारी नमस्ते सर जी। बलराम कटारा जी बोल रहे हैं सर, राम 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 भाई। तरुण फौजदार सर प्रणाम। ओके, शेखर रावत गुड मॉर्निंग सर। शिवराम कशाना ओके। मंगल सिंह नमस्ते सर। ओके, ब्रजमोहन सिंह गुड मॉर्निंग सर। शिवराम कशाना, अब पढ़ाओ गुरुदेव। ओके भाई शिवराम, एक्चुअली क्या है बेटा, पढ़ाने के लिए आया हूं मैं और पढ़ाऊंगा ही, लेकिन थोड़ा सा कई बार आ जाता है ना कि स्टूडेंट्स क्विट होने लग जाते हैं, उनमें थोड़ी सी एनर्जी करना भी जरूरी होता है, एनर्जी फूंकना भी जरूरी होता है। चलिए तो मैं स्टार्टिंग करता हूं अपने पॉइंट की। स्टूडेंट्स, जहां हम लास्ट में पढ़ रहे थे वहीं से मैं बात करता हूं, और हमेशा की तरह मेरा पहला एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, आप एक बार जो है इसका जवाब देंगे और उसके बाद अपन जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सुराही के भरने पर, सुराही के भरने पर एक विशेष ध्वनि का उत्पन्न होना, विशेष ध्वनि का उत्पन्न होना, आपको बताना है कि ये ध्वनि जो है उत्पन्न किस रीजन से होती है। और रीजन में आपके सामने मैं आपको 4 ऑप्शन दिए दे रहा हूं। पहला है ध्वनि की प्रतिध्वनि के कारण, दूसरा है गूंज के कारण, तीसरा है दुर्बण के कारण, और चौथा है हमारे पास विवर्तन के कारण।
आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहले मेरे इस क्वेश्चन का बेटा आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे पांचवा ऑप्शन और दे रहा हूं आपसे। पांचवा है हमारा व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन दोनों देखिए। चलिए तो स्टूडेंट्स मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब चाहिए और फटाफट से आप जवाब दीजिए, तब तक मैं आगे चलता हूं। ओके, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। महेंद्रा कुमार जी का ऑप्शन बी आया है, ब्रजमोहन जी का बी आया है, मनु ठाकुर जी ऑप्शन दूसरा दे रही हैं, तरुण कुमार जी बी दे रहे हैं। ओके, चलिए भाई और किसी का जवाब। जसवंत सिंह जी का भी ऑप्शन दूसरा है, रिस्की स्टार ऑप्शन 5 है इसका, महरिया जी का ऑप्शन 5 है। ओके, बलराम कटारा जी का ऑप्शन जो है बलराम खटका, ओके ऐसे कटारा बोल देता हूं, ऑप्शन बी है इनका भी। मंगल सिंह ऑप्शन 4 दे रहे हैं। सर सुराही क्या होती है? सुराही बेटा मैंने लास्ट वाली क्लास में बताई थी, कल वाली क्लास को आप रिवाइंड करके देखिए तब आपको पता लगेगा। ओके ठीक है भाई, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो हमारे पास व्यतिकरण बनता है। इस क्वेश्चन को कल मैंने स्टार लगा के भी बताया था स्टूडेंट, अगर आप लास्ट वाली क्लास में से स्टार लगा के बोला था, मैंने ये कहा था कि ये घटना जो होती है व्यतिकरण, इस व्यतिकरण के कारण अगर आपकी आंखों पे पट्टी भी मैंने बांध दी है ना, तब भी आपकी आंखों को पट्टी बांधने के बावजूद भी अगर मैं किसी सुराही में या मटके में बर्तन में अगर पानी भरता हूं तो आप बगैर देखे बता सकते हो कि सर अब ये सुराही भरने वाली है, अब आधी भर चुकी है, जैसी कंडीशन है। तो ये सारी बातें हम कल कर चुके थे, आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अयांत्रिक तरंगों को, नॉन मैकेनिकल वेव्स को। बिल्कुल दिल थाम के ध्यान से सुनते चलना बेटा क्वेश्चनों। आज मैं बात करने वाला हूं अयांत्रिक तरंग के बारे में। अयांत्रिक तरंग का अंग्रेजी मतलब जो होता है वो होता है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव्स अयांत्रिक तरंग है। कुछ एक दो बातें मैंने इसमें बता रखी हैं, और वो बातें मैंने आपको किस तरीके से बताई थी। मैंने आपसे पहली बात ये कही थी कि यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको माध्यम चाहिए। वहीं अगर अयांत्रिक तरंगों की बात करूं तो अयांत्रिक तरंग स्टूडेंट्स वो हैं इनको किसी भी माध्यम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनके लिए माध्यम की बात करें तो आप जवाब दे सकते हैं सर इसके लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। अच्छा, अगर कोई माध्यम नहीं चाहिए इसका तो मतलब ये हुआ बेटा कि अगर इनको निर्वात में चलाने की कोशिश की जाए तो ये निर्वात में आसानी से चल जाएंगी, संचरित हो जाएंगी, प्रोपेगेट हो जाएंगी। इज दैट क्लियर और नॉट? अयांत्रिक जो तरंगें होती हैं वो किसी भी माध्यम की कोई रिक्वायरमेंट उन्हें नहीं होती है, वो आराम से चाहें तो निर्वात में भी चल जाएंगी। ओके कोई ना, ठीक है भाई बलराम जी। एक्चुअली क्या है बेटा, थोड़ा सा वो मुझसे पढ़ने में मिस्टेक थी उसको, चलो कोई ना। माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में चल जाती है। देखो पॉइंट को एक एक को ध्यान से सुनते हुए चलना बेटा। अयांत्रिक तरंगों को एक और नाम दे दिया जाता है, वो नाम इसका होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रीजन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन्हें क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स, तो मैं बता दूं। इन सभी की सभी तरंगों की, अयांत्रिक तरंगों की जो चाल होती है, अयांत्रिक तरंगों की जो चाल होती है बेटा, वो निश्चित तौर से प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश की प्रॉपर्टी आप खूब अच्छे ढंग से जानते होंगे कि प्रकाश जो होता है वो हर एक माध्यम में ट्रेवल कर सकता है, इसके लिए किसी माध्यम विशेष की आवश्यकता नहीं है, निर्वात में भी चल जाएगा। ये जो प्रकाश की चाल है वो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर सेकंड है। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन का जवाब सुन लीजिए। अब जब भी देखते होंगे जब आसमान में बिजली कड़कती है तो एक प्रश्न आता है, बोला बताइए भाई जब बिजली कड़कती है तो हमारे पास जमीन पर सबसे पहले क्या चीज आती है? क्या प्रकाश आता है या ध्वनि आती है? पहले वो कड़कड़ाने की आवाज हमारे कानों में आती है या फिर लाइट का जो चमकीलापन है वो चीज आती है? आपसे क्वेश्चन आता है जब बिजली कड़कती है तो पृथ्वी तक पहुंचने वाली चीज पहले कौन सी होती है? कि भाई कड़कने वाला प्रकाश पहले आता है या फिर कड़कने पर जो प्राप्त ध्वनि है वो पहले आती है? मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप।
सबसे पहले तो। दूसरी बात मैंने ये कहा है, इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी चाल लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होती है। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं अयांतरिक तरंगों के बारे में स्टूडेंट्स आपसे बात कर रहा हूं। और मैंने कहा है कि इनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये आराम से निर्वात में भी चल सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहां से आगे की बात कर रहा हूं मैं आपसे। एक और चीज जान लीजिए, कई बार हमें ये पॉइंट कंफ्यूज करते हैं। एक तो होती है हमारे पास तरंग, और एक तो तरंग होती है, वेव्स जिन्हें मैं कहता हूं, और एक किरण होती है। मतलब एक तो होती है हमारे पास रे, एक तो रे होती है, एक होती है वेव। इसे मैं कहता हूं तरंग, इसे कहता हूं किरण। इन दोनों में पहले तो एक बार आप डिफरेंस समझ लीजिए कि तरंग क्या होती है और किरण क्या होती है। स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए, जो रे होती है ना, रे प्रकाश की किरण है, रे है, हमेशा और हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। स्ट्रेट लाइन मतलब अगर मैं कहूं तो हमेशा और हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करने वाली जो चीज होती है वो निश्चित तौर से क्या होती है, वो रे होती है, किरण होती है। वहीं अगर वेव की बात करूं, तरंग की बात करूं, तो भाई इसकी जो तरंग संचरण होता है, ये तरंगों का संचरण कुछ इस तरीके से होता है जिनको मैंने आपको समझाया था, श्रृंग बोला था, मैंने गर्त बोला था प्रीवियस क्लास में। तो इसलिए आज से रे और वेव में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। अच्छा भाई, स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चन दिया है, ओके, आंसर्स दिए हैं। तरुण फौजदार जी ने प्रकाश बुलाया, सब प्रकाश पहले आता है। मेहारिया बॉय ये बोल रहे हैं दोनों आती है, महेंद्रा कुमारी दोनों बोल रही है। बेटा मेरा क्वेश्चन आपसे क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था, जब बिजली कड़कती है, तो बिजली जब कड़कती है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? आप सोच के देखिए, मैंने बताया था ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, और प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलता है। अब आप बताइए किसकी चाल ज्यादा है? तो आप जवाब देंगे गुरुजी प्रकाश की चाल ज्यादा है। यही कारण है कि जब बेटा बादल आसमान में जब बिजली कड़कती है तो सबसे पहले उसकी लाइट, उसकी चमक आती है हमारे पास, उसके बाद काफी देर बाद साउंड आता है, क्योंकि साउंड की स्पीड जो है कम है इन कंपैरिजन टू लाइट की स्पीड के। इज दैट क्लियर और नॉट? आपको एक और बात बता दूं कि भाई प्रकाश की जो चाल है इसकी गणना करने वाला वैज्ञानिक रोमर है, और अगर वहीं ध्वनि की चाल की बात करूं, इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक है हमारे पास न्यूटन। ये पॉइंट्स मेरे क्लियर हैं या नहीं है? मुझे यस या नो में जवाब दीजिए। जो भी मैंने यहां भी आपको बताया है वो क्लियर है या नहीं है? इससे मैं आगे बढ़ू। मनु ठाकुर जी ने प्रकाश जवाब दिया है, बेटा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बताओ भाई। लाइट आती है सर, बिल्कुल सही बात है भाई। जसवंत सिंह जी ने भी यही कहा है। ओके, राहुल जगीना साउंड बोल रहे हैं। राहुल आज आप बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो भाई, और आपका आंसर भी गलत है। बेटा पहले साउंड नहीं आती, पहले लाइट आती है बिजली कड़कने की, क्योंकि आप जानते हैं कि उसकी चाल बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, यस, ओके ओके, ठीक भाई। मंगल सिंह जी बोल रहे हैं, मनु ठाकुर बोल रही है, ऋषि स्टार्स बोल रहे हैं, ओके सर क्लियर है। जसवंत सिंह जी बोल रहे हैं, ओके ठीक है भाई, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूं, है ना। आगे के पॉइंटों को बेटा बस मेरे साथ सुनते हुए चलना, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं, ये मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है आपसे। आगे फिर सुनिए, अयांत्रिक तरंगे जो होती हैं वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 7 प्रकार की होती है हमारे पास, जिनमें से सबसे पहली तरंग का नाम अगर मैं आपसे लूं तो पहली तरंग होती है जिसे मैं गामा रे बोलूंगा या गामा तरंग के नाम से जानूंगा। अल्फा बीटा गामा जो आप पढ़ते हैं उनमें से गामा जो है वो निश्चित तौर से कौन सी है? वो अयांत्रिक तरंग है। दूसरी अगर मैं बात करूंगा, दूसरी हमारे पास आती है एक्स रे, एक्स तरंग। दोनों की दोनों हमारी कौन सी में आती हैं? ये दोनों की दोनों इसी में आती हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं। अगली अगर मैं तरंग की बात करूं तो अगली तरंग का नाम होता है, जिसका नाम होता है परावैगनी तरंग। परावैगनी तरंग, इसी को स्टूडेंट्स एक और नाम से जानते हैं अपन, यूवी रे के नाम से। यूवी रे का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे को ही परावैगनी तरंग कहते हैं। इज दैट क्लियर? इससे आगे जो अगली चलती है जिसे मैं कहता हूं दृश्य तरंग, दृश्य तरंग। और दृश्य तरंग हमारी जो होती है जिसे मैं आगे चल के पढ़ूंगा
दृश्य तरंग विजिबल रे में हमारा जो बनता है वो विवग्योर बनता है। इसको मैं और क्लियर करूंगा अभी आपके सामने, जैसे कि मैं अभी यहां आपको क्लियर एक बार कर लेता हूं। ये विवग्योर होती है, 7 होती है इसमें। इसके बाद अगली जो तरंग हमारे पास आती है गामा, एक्सरे, परावैंगनी तरंग, दृश्य तरंग। इसके बाद जो आती है हमारे पास वो आती है अवरक्त तरंग। और इसी अवरक्त तरंग को कई बार वो एग्जाम में आईआर रे बोल देता है, आईआर रे, इंफ्रारेड वेव। विवग्योर यहां से स्टार्ट होता है, VIVGY OR, विवग्योर। जो रेड से ज्यादा आगे चलता है उसे इंफ्रारेड कहते हैं, जो वॉयलेट से ऊपर आता है उसे अल्ट्रा वॉयलेट बोलते हैं। देखिए आप, वॉयलेट से जो ऊपर आया है उसे अल्ट्रा वॉयलेट, रेड से जो नीचे आया है उसे इंफ्रारेड। ये सारी बातें अभी मैं पढ़ूंगा और क्लियर, एक एक डाउट, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा आपका, आप बस साथ के साथ देखते चलिए। इसके बाद अगली जो तरंग आती है उस तरंग का नाम होता है माइक्रोवेव्स, या इन्हें मैं बोलता हूं सूक्ष्म तरंग। और अगली जो है उसका नाम होता है रेडियो वेव्स, या इन्हें मैं बोलूंगा रेडियो तरंग। स्टूडेंट्स एक बार काउंटिंग बिठा लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये सातों की सातों कौन सी हैं? ये सातों के सातों स्टूडेंट्स आपकी कौन सी तरंग है? ये सातों के सातों हैं आपकी, जिनको मैं नाम दूंगा, क्या नाम? इनको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, या फिर इनको अयांत्रिक तरंगों के नाम से जानूंगा। ओके राहुल भाई, वैसे अच्छी है, क्लियर आप देखते जा रहे हो तो बहुत अच्छा है। गुरुजी मेरे नाम के पीछे जी मत बोला करो। आपका चेला हूं मैं एक्सीडेंट से। अरे कोई ना यार, देखो भाई हमें थोड़ा सा बोलना पड़ता है, कोई ना। सर जी ऑफलाइन कोचिंग कहाँ है? ऑफलाइन कोचिंग हमारी ये जो ब्रज एकेडमी पढ़ती है, ये पढ़ती है हमारे मल्टीपर्पज चौराहा भरतपुर में। ओके, मैं शांत सिंह जी पूछ रहे हैं, ठीक है भाई। स्टूडेंट्स मुझे बताइए, इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक और बात बिल्कुल कान खोल के सुनते ना, यहां से एक एक पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा पॉइंट ये है, इन तरंगों के अलावा कोई सी भी तरंग आपसे एग्जाम में पूछी जा रही है, आप तुरंत कह देंगे गुरुजी अयांत्रिक तरंग ही नहीं। अयांत्रिक तरंग सिर्फ और सिर्फ ये 7 हैं, जो सातों की सातों आपके सामने हैं। जैसे यहां पर एग्जाम्पल के तौर से मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपसे पूछूंगा बताइए निम्न में से अयांत्रिक तरंग है कौन सी? अयांत्रिक तरंग है। आपसे यहां ऑप्शन ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चर्चित है। इनमें से पहला पूछ लिया इसने अल्फा रे, दूसरा पूछ लिया बीटा रे, तीसरा पूछ लिया बेटा गामा रे, और चौथा पूछ लिया ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। प्रश्न मेरा ये है, मुझे बताइए इनमें से अयांत्रिक तरंग कौन सी है बेटा? अल्फा, बीटा, गामा या ऑल ऑफ दीज? फटाफट से मुझे बताइए बेटा, फटाफट से कमेंट करके बताइए बेटा। पता नहीं स्टूडेंट्स क्लास में, बेटा आप एक काम और कीजिए, इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मुझे रोज कहना पड़ता है इस बात को यार, प्लीज आप शेयर कर दीजिए, जो भी मीडियम आपके पास हो, चाहे वो टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, चाहे आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप वगैरह यूज कर रहे हैं, एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पुराने अभी तक इस क्लास में जुड़ नहीं पाए हैं। चलिए भाई फटाफट से मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मनु डागुर ने ऑप्शन डी दिया हुआ है। ओके, चलिए भाई और आगे फटाफट से जवाब दीजिए मेरे क्वेश्चन का। ऑप्शन सी दिया हुआ है मंगल सिंह जी ने। ओके, बलराम जी ने ऑप्शन सी दिया हुआ है, रचना फौजदार जी ऑप्शन सी दे रही हैं। ओके, चलिए और जवाब दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है बेटा, मैं आपको बता दूं। अब तक इसीलिए किसी क्लास में मैंने नहीं बोला है, क्योंकि आज की क्लास वाकई में इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन सी महेंद्रा कुमारी जी ने दिया हुआ है,
ओके, और किसी स्टूडेंट का कोई जवाब? देखो 14 स्टूडेंट्स लाए में, बट पता नहीं क्यों इनका जवाब मुश्किल से 3-4 लोगों को ही आता है। चलिए कोई ना भाई, मैं आगे चलता हूं फिर, आप लोगों के जवाब का तो पता नहीं। फिर इसके बाद कौन सा टॉपिक होगा भाई? अभी प्लीज टॉपिक के बारे में मत पूछे शिवा फौजदार जी, वो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, एक और बात, मैंने आपको बताया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे, कल मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि मैं ऊष्मा वाले चैप्टर की जो है वो सारे के सारे हैंडमेड नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसकी पीडीएफ मैंने ऊष्मा वाली मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि जो डाटा मैंने पढ़ाया वो एज इट इज डाटा है। आप उसको अपने सामने लेके बैठोगे, प्लस आपके सामने जब मेरी वीडियो चल रही होगी, मैं आपसे एक दावे के साथ कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपसे कोई नहीं हो पाएगा निश्चित तौर से। सारे के सारे डाउट, सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है भाई, जसवंत सिंह जी ने ऑप्शन सी दिया है और मेहरिया जी ऑप्शन सी दे रहे हैं, मनु ठाकुर ने वापस से ऑप्शन सी दिया है, बिल्कुल करेक्ट। सो देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, अभी चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला था, इन तरंगों के बाद जो भी तरंगे आपके सामने आएंगी, निश्चित तौर से मान लेना वो सारी की सारी कौन सी हैं, वो अयांत्रिक तो है ही नहीं बिल्कुल। यांत्रिक हो चाहे कैसी भी हो, लेकिन वो अयांत्रिक नहीं है इनके अलावा। इनमें से कौन सी आ रही है? सिर्फ गामा आ रही है। देन राइट आंसर हमारा गामा है। लेकिन फिर हम बात करते हैं सर, अल्फा बीटा गामा ये तीनों फिर क्या है? बेटा अगर मैं आप बात से बात करूं तो अल्फा बीटा और गामा तीनों की तीनों रेडियो सक्रिय तरंगे हैं। आपसे पूछा जाए, इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया जाए कि भाई बताइए इनमें से रेडियो सक्रिय तरंगे कौन सी हैं, रेडियो एक्टिव तरंग कौन सी है, रेडियो सक्रिय तरंग। तो रेडियो सक्रिय तरंग में आपका राइट आंसर क्या होगा? देन आपका ऑप्शन ए बी सी और डी यही के यही ऑप्शन रहे, तो आपका आंसर जो करेक्ट रहेगा वो ऑल ऑफ दीज रहेगा। So please different in both questions. First one is telling which one is non-mechanical wave and second one is calling which is the radioactive wave. दोनों में डिफरेंट है। अयांत्रिक तरंगे सिर्फ और सिर्फ ये 7 हैं, इन 7 से आदमी कोई अयांत्रिक तरंग है ही नहीं। अल्फा बीटा गामा तीनों मिलकर क्या है? अल्फा बीटा गामा तीनों मिलकर निश्चित तौर से क्या है? ये तीनों मिलकर अपनी रेडियो सक्रिय तरंगे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों रेडियो सक्रिय तरंगों में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता जो होती है बेटा वो गामा तरंग की होती है, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता। मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर हैज द गामा रे एंड द मिनिमम पेनिट्रेशन पावर हैज द अल्फा रे। अल्फा रे हैज द मिनिमम पेनिट्रेशन पावर। सबसे कम जो भेदन क्षमता है वो कौन सी तरंग की है? वो अल्फा की है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता जो है वो स्टूडेंट्स की है, वो गामा की है। इज दैट क्लियर और नॉट? एक और बात बता दूं आपको, इन तरंगों में अगर बात करूं अल्फा बीटा गामा, इन तीनों में भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा की होती है। लेकिन अगर इन सब की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता होती है वो रेडियो तरंग की होती है, सबसे कम जो भेदन क्षमता होती है वो गामा तरंग की होती है। स्टूडेंट्स मेरे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए हो तो आप एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं तुरंत आगे बढ़ रहा हूं फटाफट से। ओके, कुसुमा कुमारी जी रेडियो एक्टिव बोल रही है, महेंद्र कुमार। ओके ठीक है सर, टेलीग्राम का नाम क्या है? बेटा टेलीग्राम का नाम मैं आपको बता चुका हूं, SCIENCE साइंस बाई वीर, CHAUDHAR बाई सर, साइंस बाई वीर चौधरी सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप उसे ज्वाइन कर लें एक बार। उसमें क्या है कि सारे के सारे अपडेशन भी आपको मिलते हैं। हाँ, और मैं आपको एक और बात बता दूं, वे भी पॉसिबल कि कल और परसों की क्लास मेरी नहीं हो पाएगी। अगर होती भी है बाय द वे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको पहले ही अपडेट कर दूंगा। बाकी का तो ये है कल और परसों हमारी क्लास नहीं हो पाएगी, मुझे किसी काम के चलते बाहर जाना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उसे एक बार जरूर वो कर लें, ज्वाइन कर लें। वहां से आपको काफी बेनिफिशियल चीजें मिलती रहेंगी। जो चैप्टर मैं यहाँ कराऊंगा उसके बाकायदा हैंडमेड नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और उनके प्रैक्टिस का तो मुझे अभी लग नहीं रहा है, पता नहीं कब से कैसे करा पाऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा सिस्टम हमारा बन नहीं पा रहा है। चलिए ओके, बताइए तो टीमे में कौन सी तरंग होती है? मारिया जी आप प्लीज यार थोड़ा सा रुक जाइए भाई, ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें।
मैं जब कंप्लीट करा दूंगा ना उसके बाद आपके खुले हाथ कर दूंगा, बेटा अब पूछो तुम क्या पूछना है। ये मेरा पहले से ही रवैया है, शुरुआत से मैं करता हूँ, पर प्लीज जब तक मैं करा रहा हूं तब तक आप एडवांस क्वेश्चंस ना पूछें। क्लियर? चलिए भाई, तो स्टूडेंट्स अब मैं आगे चल रहा हूं और आगे चलने के लिए मैं कुछ पॉइंटों को लेके चल रहा हूं आपके सामने। आगे जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसको बहुत ज्यादा विशेष कर ध्यान से पढ़ने की जरूरत है आपको। और ये अब इन पॉइंटों के लिए मैं कह रहा था, बार बार कंफ्यूज होंगे कंफ्यूज होंगे कंफ्यूज होंगे, बार बार जो शब्द बोल रहा था ना कंफ्यूजन वाला, वो एक्चुअली इन्हीं पॉइंटों को लेकर मैं आपसे कह रहा था। इसलिए बेटा आप ध्यान से सुनते हुए चलना, आप समझते हुए चलना। अगर मैं इन सब तरंगों के बारे में बात करूं तो इन तरंगों में सबसे ज्यादा जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर मैं इन तरंगों में सबसे ज्यादा आवृत्ति की बात करूं तो सबसे ज्यादा आवृत्ति वाली तरंग, हाँ भाई किसी का ओके, टीवी में अवरक्त तरंगे होती हैं। मंगल सिंह जी अब प्लीज बेटा रुक जाइए आप सबके सब। ओके भाई ठीक है, थैंक यू, जरा पेशेंस रखने के लिए धन्यवाद भाई। अगर मैं आपसे पूछूं इन सभी तरंगों में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो है वो सबसे ज्यादा जो होती है, मैं आवृत्ति की बात कर रहा हूं, आवृत्ति मैक्सिमम कौन से की होती है, तो आवृत्ति मैक्सिमम होती है गामा। आवृत्ति मिनिमम काय की होती है, तो आवृत्ति जो मिनिमम होती है वो आवृत्ति मिनिमम कौन से की होती है, वो होती है रेडियो तरंग, सबसे कम आवृत्ति। हाँ सबसे ज्यादा, बिल्कुल। एक और बात समझिए, मेरे पॉइंटों से जुड़ते रहना बेटा, क्योंकि ये कंफ्यूज करेंगे आपको फिर पॉइंट। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, पहले ही बता चुका हूं इसी क्लास की स्टार्टिंग। आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवर्तकाल, ये सारी चीजें मैंने क्लियर की थी। इस आधार पे अगर मैं देखूं तो आवृत्ति जिसकी मिनिमम होगी उसकी जो तरंग दैर्घ्य होगी वो तरंग दैर्घ्य कैसी होगी स्टूडेंट, वो तरंग दैर्घ्य जो होगी वो उसकी मैक्सिमम होगी। वहीं अगर इसकी बात करूं तो इसकी तरंग दैर्घ्य जो होगी वो तरंग दैर्घ्य कैसी होगी, वो तरंग दैर्घ्य हमारे पास मिनिमम होगी। देखिए भाई एक चीज और, इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, इसकी आवृत्ति उससे कम, इसकी आवृत्ति उससे कम, इसकी आवृत्ति उससे कम, इसकी आवृत्ति उससे कम, इसकी आवृत्ति उससे कम। एग्जाम में क्वेश्चन वो कई तरीके से कह सकता है। बताइए भाई, आपसे क्वेश्चन कह दिया कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, आपसे बताना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है। जैसे आपको पहला दे दिया, जैसे पहला दे दिया गामा रे, सॉरी गामा रे को आप हटा दीजिए, गामा रे को हटाइए। जैसे आपसे वो दे रहा है आपके पास, जैसे यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे दे दिए पहले। दूसरा दे दिया आईआर रे, इंफ्रारेड वेव्स। तीसरा आपको दे दिया माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग। और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आप देखिए बेटा मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा आवृत्ति इसकी, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी, इसके ये कम होती जा रही है। इसका मतलब इस सीक्वेंस में सबसे पहले कौन सी है, गामा है। गामा इसमें ऑप्शन में नहीं, नहीं। एक्सरे, एक्सरे ऑप्शन में नहीं है। पराबैंगनी यूवी रे, तो यूवी रे यहां पे दिख रही है, देन यूवी रे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आवृत्ति कौन सी की है, फिर यूवी रे की है इन सब में से। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मेरी बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट आपको। मैं कहा है सबसे ज्यादा आवृत्ति जो है गामा की है, सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंग की है। इज दैट क्लियर या नॉट? ओके ठीक है भाई, थैंक यू। एक और बात समझिए, जिनकी आवृत्ति जितनी ज्यादा होती है, एक सेकंड, हाँ भाई सॉरी, ठीक है। एक और बात समझिए, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है निश्चित तौर से मान लेना उसकी ऊर्जा भी कैसी होती है,
उनकी ऊर्जा भी ज्यादा होती है। जिनकी आवृत्ति कम होती है उनकी ऊर्जा भी कैसी होती है, उनकी ऊर्जा भी कम होती है, मिनिमम होती है। आपसे पूछा जाए सबसे कम ऊर्जा किसकी है, आप सबसे कम ऊर्जा बताएंगे कि सबसे कम ऊर्जा जो है वो रेडियो तरंगों की है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है, तो वो गामा तरंगों की है। बेटा बात क्लियर है मेरी या नहीं है? क्लियर है ना? ये 3-4 पॉइंटों को बिल्कुल समझते हुए चलना, साथ साथ मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, बाद में फिर आपको दिक्कत होने लग जाएगी। ठीक है? अच्छा एक और बात, जब ऊर्जा, अगर बात करूं ऊर्जा, एक और बात, आवृत्ति तरंग दैर्घ्य की उल्टी होती है। जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा। एक और चीज समझ लीजिए, जिनकी ऊर्जा ज्यादा होगी उनकी भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन जो पावर होगी, भेदन क्षमता जो होगी वो भेदन क्षमता कम होगी। जिनकी ऊर्जा ज्यादा सॉरी कम होगी उनकी भेदन क्षमता जो होगी वो भेदन क्षमता कैसी होगी, वो भेदन क्षमता ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। तो आपसे पूछा जाए कि भाई इन सभी तरंगों में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी है, तो आप राइट आंसर देंगे रेडियो तरंग की। सबसे कम भेदन क्षमता किसकी है, तो गामा की है। वहीं अगर क्वेश्चन अल्फा, बीटा और गामा तीनों से पूछा जाए तो निश्चित तौर से आपका राइट आंसर क्या आएगा, तो आपका राइट आंसर आएगा गामा तरंग। एक और बात, आपसे पूछा जाए कि अयांत्रिक तरंगों पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है, ऋणावेश होता है या उदासीन होती है, तो मैं आपको बता दूं कि सारी की सारी अयांत्रिक तरंगें, जितनी भी अयांत्रिक तरंग में पढ़ रहा हूं वो सभी की सभी कैसी होती हैं, सभी, मैं ऐसे कह सकता हूं कि सभी की सभी जो होती हैं वो आवेशहीन होती हैं, आवेशहीन होती हैं। किसी की भी कोई चार्ज नहीं होता किसी पे भी। एक और बात, अगर मैं बात निर्वात की कर रहा हूं, निर्वात में, तो भैया निर्वात की अगर बात की जाए, निर्वात का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर कोई माध्यम नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई मीडियम अगर नहीं है, तो मैं अगर निर्वात की बात करूं, निर्वात में सभी की चाल समान होती है, सभी की चाल समान। ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न पूछ लिया कि भाई बताइए निर्वात में से, निर्वात में अगर मैं बात करूं तो बताइए इनमें से किसकी चाल सबसे ज्यादा होती है, तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा कि सर निर्वात में इनमें से सभी तरंगों की चाल जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। ये सबसे ज्यादा का मतलब है सबकी समान होती है, और वो समान कितनी होती है, वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर निर्वात की बात करूं तो निर्वात में सभी तरंगों की, सभी अयांत्रिक तरंगों की चाल प्रकाश के चाल के ठीक बराबर होती है। इसका मतलब किसी की ज्यादा है किसी की कम नहीं होती, सबकी बराबर होती है। लेकिन अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में बात करूं, किसी भी पारदर्शी माध्यम में अगर मैं बात करूं, तो किसी भी पारदर्शी माध्यम में सबसे ज्यादा जो चाल होगी, हाँ ओके ठीक है, ठीक है महेंद्र कुमारी जी, ओके ठीक है, क्लियर है, ओके चलो। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं किसी भी पारदर्शी माध्यम की, तो किसी भी पारदर्शी माध्यम में या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर मैं बात करूं, कैसे माध्यम की बात कर रहा हूं, मैं पारदर्शी माध्यम की बात कर रहा हूं। पारदर्शी माध्यम में जो चाल होगी, एक तो होगी मैक्सिमम, एक होती मिनिमम। तो भैया पारदर्शी माध्यम के लिए अगर आपसे मैक्सिमम चाल पूछी जा रही है, तो पारदर्शी माध्यम में जो मैक्सिमम चाल बन के आती है वो आती है हमारे पास रेडियो वेव्स की, और मिनिमम जो चाल बन के आती है वो निश्चित तौर से कौन से की आती है, वो निश्चित तौर से हमारे पास आती है, एक सेकंड, हाँ मैं बात कर रहा हूं किसी भी पारदर्शी माध्यम में चाल की। पारदर्शी माध्यम में जो सबसे ज्यादा चाल जो होती है वो निश्चित तौर से हमारे पास आती है रेडियो तरंग की सबसे ज्यादा, और सबसे कम होती है गामा की, बिल्कुल सबसे ज्यादा रेडियो, हाँ, और सबसे कम जो होती है वो निश्चित तौर से गामा तरंग की होती है। ये वो पॉइंट हैं जो एग्जाम में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं हमसे।
बताओ भाई, एक बार मुझे फटाफट से बताइए कि क्या आपके पॉइंट क्लियर हैं या नहीं है। अगर पॉइंट आप लोगों के क्लियर हैं तो क्या बेटा मुझे एक जवाब दे पाओगे आप? चलिए साहब जवाब दो। विवग्योर आपके पास बन रहा है। वी मीन्स होता है वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब होता है बैगनी। इंडिगो, जामुनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी और रेड का मतलब होता है लाल। इन्हीं क्वेश्चंस में से मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा आवृत्ति कौन से की होगी। तो आप ये कहेंगे कि गुरुजी आवृत्ति का मान ऊपर की तरफ जैसे जैसे जा रहा हूं वैसे वैसे बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा की है, सबसे कम आवृत्ति जो है वो रेडियो तरंगों की है। इस हिसाब से अगर मैं जाऊं तो सबसे ऊपर पड़ता है बैगनी, और बैगनी की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बैगनी की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। अगली बात आप ये कहोगे, बोला गुरुजी बताइए इनमें से ऊर्जा फिर किसकी ज्यादा होती है। तो आप खूब जानते हैं जिनकी आवृत्ति ज्यादा उनकी ऊर्जा ज्यादा। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होगी वो भी बैंगनी रंग की होगी। एक और बात बता दो गुरुजी मैं, अगर इन सबको मैं किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में चलाऊं तो सबसे ज्यादा चाल किसकी निकल के आएगी। तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा चाल अगर गामा रे की है, सॉरी रेडियो की है, इसका मतलब है जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा वैसे वैसे चाल बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा चाल कौन से रंग की हो जाएगी, लाल रंग की हो जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? मुझे फटाफट से बताइए भाई, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, फटाफट बताइए बेटा। चलिए भाई बताइए, कुसुमा कुमारी जी रेड बोल रही हैं। चलो भाई मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स कि मेरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वो क्लियर है या नहीं है। ये सारे के सारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा। जसवंत सिंह जी बोल रहे हैं यस सर, महेंद्रा कुमारी जी बोल रहे हैं ओके सर क्लियर है, हरिओम जी बोल रहे हैं यस सर ओके, मनु ठाकुर जी का भी क्लियर है, कुसुमा कुमारी जी का भी क्लियर है। अरे वाह बहुत सही बेटा, थैंक यू। इसी तरीके से क्लियर होने चाहिए आपके। अरुण फौजदार जी का भी क्लियर है ओके, थैंक यू। मंगल सिंह जी रेड बोल रहे हैं, बलराम जी बोल रहे हैं ओके सर, मेहारिया बॉय इनका भी सर क्लियर है ओके भाई थैंक यू। क्लियर ही होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये पॉइंट अपने आप में क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए तो अब मैं एक एक करके बारी बारी से सबको पढ़ना शुरू करता हूं, ठीक है बेटा। तो देखिए मैं सबसे पहले यहां शुरुआत करता हूं, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन है तो बीच में मुझे डाल देना भाई क्वेश्चन को, मैं आपके क्वेश्चन को देख के जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है भाई ओके। सबसे पहले मैं यहां जो मेरे पास तरंग आ रही है वो तरंग है हमारे पास गामा रे। मैं सबसे पहले यहां गामा रे के बारे में पढ़ने जा रहा हूं, और गामा रे का जो खोज करता है इसका नाम है पॉल विलार्ड। वैज्ञानिक का नाम क्या है बेटा, पॉल विलार्ड है इसका खोज करता। कई किताबों में इसे हेनरी वैकुरल भी दे रखा है, तो गलत वो भी नहीं है, हेनरी वैकुरल। आपको बता दूं इसका राइट आंसर अगर है तो वो पॉल विलार्ड है। हेनरी वैकुरल सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि हेनरी वैकुरल ने सबसे पहले रेडियो सक्रियता की खोज की थी, और रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले गामा तरंग के लिए खोजी गई। हेनरी वैकुरल ने क्या देखा था, इसने देखा था यूरेनियम का परमाणु था इसके पास, उसने देखा था वो इसके पास रखा हुआ था, इसकी फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो धीरे धीरे खाली पड़ती जा रही थी। इसलिए सबसे पहले हल्का फुल्का जो देखा गया था मैडम क्यूरी से भी पहले, वो रेडियो सक्रियता के बारे में हेनरी वैकुरल ने बताया था, और सबसे पहले हेनरी वैकुरल ने गामा तरंग की जो है इसके बारे में भी बताया। भाई हालांकि बताने वाला खोज करने वाला पॉल विलार्ड है, लेकिन इसको गामा जो नाम देने वाला है वो हेनरी वैकुरल है। देन अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं देन पॉल विलार्ड विल बी सुपरसीड इन बोथ ऑफ ऑप्शंस। इन दोनों ऑप्शंस में से पॉल विलार्ड जो है हमारा सही रहेगा। सर आपका समझाने का तरीका ग्रेट है, थैंक यू मनु। बेटा आपको समझ आना चाहिए, बस मेरा यही उद्देश्य है।
थैंक यू बलराम सर। ओके चलिए, गामा तरंग की खोज जो की है वो पॉल विलार्ड ने की है, और पॉल विलार्ड ने इनकी खोज करते हुए बता दिया है कि सबसे ज्यादा जो है, हाँ ओके ठीक है, थैंक यू। अगर मैं इनके बारे में बात करूं, गामा तरंग के बारे में, तो अल्फा बीटा और गामा तीनों की अगर बात की जाए तो तीनों की तीनों में सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता होती है वो गामा की होती है। तो मैं इसके बारे में ये कह सकता हूं कि इसकी भेदन क्षमता जो होती है वो कैसी होती है, वो भेदन क्षमता अधिक होती है। अधिक का मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि रेडियो से भी अधिक होती है, लेकिन ठीक ठाक होती है पेनिट्रेशन पावर। अल्फा बीटा और गामा तीनों की बात करें, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज, बीटा पर नेगेटिव चार्ज, गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है, और कोई चार्ज न होने के कारण ही इसे नॉन मैकेनिकल वेव में शामिल किया गया है, क्योंकि मैंने बताया है अयांत्रिक तरंगों पर कोई भी चार्ज नहीं होता है फ्रेंड्स। 100 mm मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भी भेज सकता है, ये इसकी पेनिट्रेशन पावर होती है। आप अगर परमाणु वाला चैप्टर पढ़ोगे तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ोगे, वहां पर वो सोने की पट्टी का प्रयोग करेगा और वहां अल्फा कणों का प्रकीर्णन इसकी बमबारी कर पाएगा। रीजन इसका यह है कि अल्फा कणों की जो पेनिट्रेशन पावर होती है, भेदन क्षमता जो होती है, सबसे कम होती है, इसीलिए सोने की पट्टी का वहां प्रयोग किया गया था, चल गया था आराम से। लेकिन उस जगह गामा लेते तो गामा तो 100 mm मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भी भेद के निकल जाएगा, रिजल्ट निकाल ही नहीं पाता कुछ भी रदरफोर्ड, इसलिए उसने वहां अल्फा कणों का प्रयोग किया। इनकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है स्टूडेंट्स। इसके बारे में इसके बाद बात बताऊं, इसका प्रयोग जो किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है कृत्रिम रेडियोधर्मिता में। कृत्रिम रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मिता का मतलब होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जबरदस्ती इंसान के द्वारा बनाई गई, मतलब कोई भी तत्व रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी उसे जबरदस्ती रेडियो एक्टिव तत्व में जो है कन्वर्ट कर दिया गया, ये कहलाता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, कृत्रिम रेडियोधर्मिता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, Fe होता है लोहा, परमाणु क्रमांक 26। बेटा देखो, लोहे में किसी प्रकार का रेडियो सक्रिय गुण नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, रेडियो सक्रिय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो लगातार अपने आयनों में टूटते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को निकालते हैं। अपने वो ब्रेसलेट्स देखे होंगे जो पहनते थे अपन, रात को चमकते थे, रजाई में लेके घुस जाओ तब भी चमक रहे हैं। आप किसी शहर में एंटर कीजिए, बोर्ड लगा होता है फलाने शहर में आपका हार्दिक स्वागत है, एक्चुअली वो जो वहां पे लगा होता है ना, वो चमकता है, वो रेडियम का बना होता है बेटा। रेडियम क्या है? एक रेडियो सक्रिय पदार्थ। लोहे में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। परमाणु क्रमांक 26 है, परमाणु भार जो होता है तकरीबन 57-58 के करीब होता है। मैं जैसे 58 मान लू, इसके साथ मैंने एक गामा को मिला दिया, एक गामा है, परमाणु भार लगभग 2 हो जाएगा। इसके बाद यहां जो कुछ भी तत्व बन के तैयार होगा वो एक ऐसा तत्व होगा जिसका परमाणु क्रमांक 26 और 1 27 हो जाएगा, परमाणु भार 58 और 2 60 हो जाएगा। 27 पर आता है, 27 पर आने वाला होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट 60 आप खूब जानते हैं, कोबाल्ट 60 एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। इसका प्रयोग कीमोथेरेपी में किया जाता है, और कीमोथेरेपी कैंसर वाले व्यक्ति को दी जाती है स्टूडेंट्स। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, इसका प्रयोग जो किया जा रहा है वो कीमोथेरेपी में और होता है। कीमोथेरेपी में किसका प्रयोग? गामा तरंगों का। रेडिएशंस और कीमोथेरेपी जो दी जाती है वो निश्चित तौर से किसके जरिए से दी जाती है? वो गामा तरंगों के जरिए से ही दी जाती है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी यही है। आप एक और चीज पढ़ते होंगे, जहां आपने परमाणु बम वगैरह में ना आपके संलयन विखंडन में पढ़ा होगा, 92 यूरेनियम 235। 235 जो यूरेनियम है वो भी एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इससे गामा तरंगें रिलीज होती हैं, इसीलिए मैं कह सकता हूं इसका प्रयोग परमाणु बम या परमाणु भट्टी में भी किया जाता है। परमाणु बम में कौन से का प्रयोग किया जाता है? तो निश्चित तौर से आप जवाब दे सकते हैं, गुरुजी इसमें जो है वो गामा तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? मुझे बताइए फटाफट से, गामा क्लियर है या नहीं है? नमस्ते भैया शिवराज। ओके, हरिओम गुर्जर, नाइस सर जी, ओके थैंक यू। चलिए भाई मुझे कमेंट कीजिए और बताइए आपका क्लियर है या नहीं है गामा। गामा से किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अब मैं ऐसे से पूछता जाऊंगा आपसे। इसके बाद मैं अगली तरंग के बारे में आऊंगा, जिस तरंग का नाम मैं लूंगा, और तरंग का नाम स्टूडेंट्स क्या है? वो तरंग है हमारी एक्सरे। और एक्सरे के बारे में बताऊं, एक्सरे की खोज जो की थी वो वैज्ञानिक है जिनका नाम है रोंटगन। इसे कई किताबों में ऐसे रोंटगन भी कहा गया है, रोंटगन। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रोंटगन रोंटगन। और मैं आपको बता दूं, भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार इस बंदे को इस एक्सरे की खोज के लिए मिला था, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जॉन रोंटगन। ठीक है, ओके ठीक है भाई, क्लियर है? सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मुझे क्लियर है।
अमन गुर्जर जी बोल रहे हैं सर नमस्ते। नमस्ते भैया। यार ये जो रिस्की स्टार लिखा हुआ है ना भाई, अपना अपना प्लीज यार नाम चेंज कीजिए, मुझे थोड़ा सा बोलने में ऐसी परेशानी सी होती है से। मनु ठाकुर जी बोल रहे हैं यस सर क्लियर है। पवन कुमार जी बोल रहे हैं सर क्लियर है। ओके, रंजन मनु ठाकुर जी ओके क्लियर है बेटा, थैंक यू। अब अगर एक्सरे की बात करूं तो आप खूब जानते हैं इसका प्रयोग जो किया जाता है वो चिकित्सा में किया जाता है, चिकित्सा में। और चिकित्सा में आप कहा हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसका क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, उसका एक्सरे तो किया जाता है, एक्सरे किया जाता है बिल्कुल। ठीक है भाई ओके, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन ओके सिंह ओके थैंक यू भाई। ठीक है भाई, इसका चिकित्सा में प्रयोग किया रहा है, इसका इंडस्ट्रियल जो अपने वर्क है उनमें भी प्रयोग किया जाता है इसका। मतलब अगर मैं कहूं तो औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में कहां के प्रयोग किया जाता है बेटा, मैं आपको बता दूं। आपने कोई बेस कीमती चीज खरीदी, जैसे मान के चलो डायमंड खरीदा, आपने लाखों रुपए का डायमंड खरीदा, अब मान के चलिए उस डायमंड में कोई क्रैकिंग वगैरह आ गई, कोई दरार वगैरह आ गई, अब बेकार गया आपका पैसा। तो उसमें क्रैकिंग वगैरह की जांच अगर करनी है तो निश्चित तौर से किसका किसका प्रयोग किया जाता है, वो एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई जो बेस कीमती चीज होती है, बेस कीमती चीजों में किसका अंदाजा लगाने के लिए, तो बेस कीमती चीजों में क्रैकिंग का पता लगाने के लिए निश्चित तौर से किसका प्रयोग किया जाता है, वो पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है अपने पास एक्सरे का। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैंने क्या बताया है चिकित्सा में, औद्योगिक क्षेत्र में। इसके बाद और मैं आपको बताऊं, एक जांच होती है जिसका नाम होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन स्टूडेंट, सीटी स्कैन जो चलती है वो निश्चित तौर से एक्सरे तरंगों पे चलती है, जबकि एमआरआई, दो बड़ी जांच होती है। सीटी स्कैन जो की जाती है माइंड के लिए की जाती है, एमआरआई पूरे शरीर की जांच होती है, और वो एमआरआई जो होती है वो माइक्रोवेव से होती है, सूक्ष्म तरंगों से होती है। वहीं एक्सरे जो चलती है वो किससे चलती है, सॉरी एक्सरे से कौन सी चलती है, वो सीटी स्कैन। स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा मेरी बात है? आपसे सीटी स्कैन की बात करें, आपसे जैसे मैं कहूं किसी परमाणु की संरचना का अध्ययन करना है, बहुत छोटे छोटे, मतलब मैं कह सकता हूं परमाणु की संरचना के अध्ययन में, संरचना के अध्ययन में जो प्रयोग किया जाता है वो निश्चित तौर से कौन सी तरंगें चलती हैं, एक्सरे तरंग चलती है। एक और क्वेश्चन आरएस में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणुओं की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस यंत्र का नाम देख लीजिए आप, इसका नाम होता है टनलिंग माइक्रोस्कोप। इस यंत्र के द्वारा सूक्ष्म परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अब आप जानते हैं परमाणु के बारे में, परमाणु आज भी एक शोध का विषय है। बताया गया था परमाणु अविभाज्य, विभाजित नहीं हो सकता, लेकिन बाद में बताया कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, ये तो इसका मतलब विभाजित है। उसके बाद पाई बोसोन, बोसोन, एंट्री प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, इस तरीके से वो बहुत सारी चीजें हैं। अभी कुछ समय पहले एक टनल बनाई गई थी, एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये अभी भी शोध का विषय है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम। परमाणु का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल कुछ बातें पढ़ेंगे। चलिए भाई बताइए, ऑपरेशन थिएटर को सैनिटाइज करने में, ये पीयूष कुमार जी आप किस चीज से सैनिटाइज कर रहे हो, मुझे नहीं पता है इस चीज से। ऑपरेशन थिएटर को स्टेरलाइज करने में, भाई मुझे समझ नहीं आया यार। सर हाउ वी जनरेट न्यू गामा रेज, एक्चुअली न्यू गामा रेज जनरेशन अपन वहां केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बेटा, इन सबको गामा अल्फा बीटा इन सब चीजों को पढ़ेंगे वहां पे। अभी फिलहाल के लिए आप इन चीजों को थोड़ा सा देखिए, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है कि ये सब चीजें हम क्लियर ना कर पाए। एक्चुअली गामा रेज के लिए मैं ये सारी चीजें वहां जब केमिस्ट्री हमारी चलेगी तब मैं पढ़ूंगा, अभी बताने में थोड़े से क्या स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं यहां तक के पॉइंटों में बताइए मुझे कि यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी स्टूडेंट को? चलिए ओके थैंक यू, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो अगली तरंगें थी जिनका नाम मैं पढ़ने वाला था, पराबैंगनी तरंग। तरंग कौन सी है? पराबैंगनी तरंग। इसे मैं
यूवी रेज भी कहता हूं, अल्ट्रावायलेट रेज भी कहता हूं, इसे पराबैंगनी तरंग के नाम से जाना जाता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है और एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैक लाइट। ब्लैक लाइट जो है, या इसे मैं एक और नाम दे सकता हूं, हिंदी इसका नाम है काली रोशनी। ये भी किसको कहा जाता है? ये भी हमारे पास पराबैंगनी तरंगों को ही कहा जाता है। अगर पराबैंगनी तरंगों की बात करूं तो पराबैंगनी तरंगों की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जोहान रेटर। जोहान रेटर ने सबसे पहले जो है पराबैंगनी तरंगों की खोज की थी। मैं आपको बता दूं, पराबैंगनी तरंगें और अवरक्त तरंगें दोनों की खोजकर्ता एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, स्टूडेंट खूब कंफ्यूज होते हैं। रेटर जो है वो पराबैंगनी तरंग के हैं, विलियम हर्सेल जो है वो अवरक्त तरंग के हैं। अब कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। पराबैंगनी तरंगों की अगर मैं बात करूं तो बेटा पराबैंगनी जो तरंगें होती है वो सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणें होती है, जिनको पृथ्वी तक आने से कौन रोकती हैं? ओजोन परत रोकती है। ओजोन परत के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ओजोन परत जो है उसका मैक्सिमम डेंस जो है वो 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, मैक्सिमम डेंस है वहां पर। एक और बात, स्ट्रेटोस्फेयर में फैली हुई है ओजोन लेयर। एक और बात, इसकी जो मोटाई, इसकी थिकनेस को मापने की जो इकाई है वो इकाई है डॉप्सन, जो पिछले बार एनटीपीसी के एग्जाम में पूछी गई थी। इकाई O3 की मोटाई की जो इकाई है वो इकाई है जिसका नाम है डॉप्सन इकाई। डॉप्सन इकाई के द्वारा ओजोन परत की मोटाई को नापा जाता है। थोड़ा सा और बता दूं आपको, ओजोन परत जो है हम तक आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगर मैं यूवी रेज के बारे में बात करूं, अल्ट्रावायलेट के बारे में, अल्ट्रावायलेट किरणें अपने पास बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहली होती है यूवी ए, दूसरी है यूवी बी, तीसरी है यूवी सी। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट सी जो है वो मोस्ट डेंजरस होती है। डेंजरस में कैसी होती है? मोस्ट होती है। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी है? अल्ट्रावायलेट सी है। बी जो है वो लीस्ट डेंजरस होती है, मतलब कम खतरनाक होती है। और ये जो होती है वो सबसे कम खतरनाक, मतलब एक तरीके से बिल्कुल साधारण मान सकता हूं वैसे। इसी अल्ट्रावायलेट ए की उपस्थिति में हमारा बॉडी विटामिन डी का निर्माण करता है। विटामिन डी का निर्माण जो होता है वो सूर्य की किरणों से होता है, और विटामिन डी का मुख्य स्रोत भी हमारे पास सूर्य ही है। आजकल बहुत सारे लोग हैं, शहरों में जनरली ये है कि जिस घर में रह रहे हैं उसमें एसी है, कार में जा रहे हैं उसमें एसी है, सब जगह एसी एसी रह रहे हैं, उन्हें प्रॉपर धूप नहीं मिल पा रही है। बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन वगैरह लगा के जा रहे हैं। तो इन सब चीजों से क्या होता है, इन सब चीजों से व्यक्ति के शरीर को भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाती है और हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एक तो होता है रिकेटस रोग, एक रोग होता है इसे ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। ऑस्टियोमलेशिया रोग वयस्कों में होता है, और रिकेटस जो रोग होता है वो बुजुर्गों में होता है। बुजुर्गों की हड्डियां टेढ़ी पड़ जाती हैं रिकेटस रोग के कारण। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, मैं बायो का नहीं हूं। हाँ, बाकी और इनके बारे में सुन लीजिए। सबसे ज्यादा खतरनाक जो होती है वो अल्ट्रावायलेट सी होती है, लेकिन इसे O3 के द्वारा क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मोस्टली एब्जॉर्ब बाई O3। इसे आंशिक रूप से, या फिर मैं कहूं कि हल्का फुल्का आंशिक रूप से O3 द्वारा इसे भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन इसे हमारे तक आने से किसी प्रकार का मैं ये कहूं कि एब्जॉर्बेशन किसी प्रकार का इससे नहीं होता है। ओके, क्या हुआ भाई? हाँ पीयूष कुमार जी, बिल्कुल यूवी रेज के बारे में बता रहे हैं आप, वो बिल्कुल पॉइंट। यूवी रेज आज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। पीयूष कुमार जी आप बिल्कुल करेक्ट है, मैं तब से आपकी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा था। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, अचानक से कम कैसे हो गए भाई, क्या हुआ?
कुछ दिक्कतें आने लगी, क्या चक्कर है, क्या हुआ भाई, कैसे स्टूडेंट्स कम हो गए अचानक से? चलिए खैर कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने पॉइंटों को क्लियर करना है, जो स्टूडेंट हमारे साथ रुक रहे हैं उनको पढ़ना है हमें, ठीक है। विटामिन डी के निर्माण के लिए फिर कौन सी होती है, हमारे पास यूवीए होती है, जो कि हमें कौन सी विटामिन प्रोवाइड कराती है, जिसका नाम होता है विटामिन डी। विटामिन डी जो मिलता है हमें अल्ट्रावायलेट ए से मिलता है। मैं सीधे सीधे वहीं से करता हूं जहां हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मैं इनके यूजेस की बात कर रहा हूं। पराबैंगनी तरंग जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, इनका प्रयोग सबसे पहला जो किया जाता है स्टूडेंट्स, वो किया जाता है सिकाई में। अब सिकाई किस तरीके से, सिकाई में मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई देखो, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से हर बच्चे को नॉर्मली पीलिया होता है, और डॉक्टर में रिकमेंड करता है, बोला भाई इस बच्चे को शुरुआत में आप धूप दिखाएं, इससे क्या है, इसको विटामिन डी मिलेगी, इसका पीलिया झड़ जाएगा। लेकिन कई बार बच्चे कुछ ऐसे विसंगतियों में जन्म ले लेते हैं जहां 4-4 दिन तक, सर्दियों के टाइम में ले ली, सर्दियों में 4-4 5-5 दिन तक सूर्य ही नहीं निकल रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फिर उन बच्चों को वाकई में वो पीलिया डिजीज बन जाती है, बीमारी बन जाती है। ऐसी स्थिति में उस बच्चे की सिकाई की जाती है, और सिकाई कौन सी तरंगों के द्वारा की जाती है, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा की जाती है, पराबैंगनी तरंगों के द्वारा की जाती है सिकाई। इसका अगला यूज जो होता है वो अपना यूज होता है फिंगर प्रिंटिंग में। आप फिंगर प्रिंटिंग जहां भी लगाते हैं वहां आप देखते हुए रेड कलर की एक लाइट निकल के जाती है। एक्चुअली वो जो लाइट होती है वो कौन सी लाइट होती है, वो पराबैंगनी होती है। आप एक तरीके से ऐसे मान सकते हो, इसका प्रयोग स्कैनर के तौर पे किया जाता है, स्कैन करने के लिए। कोई भी प्रकार का जाली दस्तावेज है, जाली दस्तावेज, या फिर मैं कह दूं कि जाली नोट वगैरह हैं, उनकी जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आपके पास कोई भी मार्कशीट किसी बोर्ड के द्वारा बनी हुई है, उस प्रत्येक बोर्ड अपना एक कुछ नंबर रखता है, ऐसे जो गुप्त नंबर होते हैं, नॉर्मल हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जब उस पर अल्ट्रावायलेट रेज को डाला जाता है उसमें वो नंबरिंग झलकने लग जाती है। तो जाली दस्तावेजों की जांच हमें करनी है, तो उन पर कौन सी तरंगों को छोड़ा जाएगा, पराबैंगनी तरंगों को छोड़ा जाएगा। या फिर आपसे मैं ये कहूं कि जाली दस्तावेज के अलावा जैसे मैं जाली नोट वगैरह की जांच करनी है, तो वहां पर भी कौन सी तरंग चलती है, हमारे पास पराबैंगनी तरंगें चलती है। इसका प्रयोग जो किया जाता है, इसका प्रयोग जल के शुद्धिकरण में भी किया जाता है, जल के शुद्धिकरण में। आजकल एक अच्छी क्वालिटी के जो आरओ आ रहे हैं, जैसे कैंट वगैरह का है, एक्वागार्ड वगैरह का है, उनमें साफ शब्दों में लिखा होता है यूवी प्रिजर्वेटिव। अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसके अंदर डाली जाती है, जिससे सूक्ष्म जो जीवाणु है उसमें पानी में जो हानिकारक जीवाणु है वो निश्चित तौर से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आपसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इसका प्रयोग जो किया जाता है, पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग वहां भी किया जाता है। जैसे आप अमूल या सरस वगैरह के दूध वगैरह, छाछ वगैरह के पैकेट्स अगर आप देखते होंगे, तो उनके पाश्चुरीकरण में, उसके पाश्चुरीकरण में निश्चित तौर से किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। मेरे पॉइंट्स क्लियर हैं या नहीं है बताइए भाई। अब पराबैंगनी तरंगों से किसी को यूज पूछना है तो मुझे पूछ सकता है भाई। अदर क्लासेस का टाइम हो गया, क्या टाइम हुआ है अभी ना बेटा, अभी तो टाइम है हमारे पास। हाँ अब सीबीएसई बोर्ड से हो, ओके। बाइलिंगुअल मैं कोशिश करता हूँ, देखो भाई सब चीजों को बताने की, एक बार जो भी चीजें मुझे आती है मैं लगभग लगभग कोशिश कर ही लेता हूँ उनको बताने की। अब बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं आता, तो बहुत ज्यादा मैं भी इसको भाई उल्टा सीधा बताने से ज्यादा बेटर है। कोशिश करता हूँ एक बार कि फिंगर प्रिंटिंग में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है हमारे पास, अल्ट्रावायलेट रेज का। अच्छा, इनमें से कई सारे क्वेश्चन हमें एज इट इज एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेता है वो, हाँ हाँ मैं किसकी बात कर रहा था, जैसे आपसे लास्ट वाले जो अपना असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हुआ था एएलपी वाला, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो सोलर पैनल वगैरह होते हैं, सोलर पैनल वगैरह में सबसे ज्यादा जो कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो आप खूब जानते हैं सोलर पैनल होते हैं सौर ऊर्जा से चलने वाले, और सूर्य के द्वारा सबसे ज्यादा तरंगें दी जाती हैं
हमारे पास यही पराबैंगनी तरंगें दी जाती हैं, तो इसका प्रयोग अगर मैं चाहूं तो कहां कर सकता हूं, इसका प्रयोग जो है सोलर पैनल में भी कर सकता हूं। देयर आर मेनी टाइप्स यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हम इससे आगे। हाँ, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग अनेक सर। ओके, भूरा आकाश और राम राम सर जी। ओके, राम राम भैया। चलिए भाई, इसके बाद मैं आगे बात करता हूं, विजिबल रे की बात करता हूं, मैं दृश्य तरंगों के बारे में बात करता हूं। मैं बात कर रहा हूं दृश्य तरंगों के बारे में, विजिबल रे। दृश्य तरंगों को मैंने आपको बताया हुआ है, और फिर से एक बार बता दूं, जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा ढंग से समझ आएगा, जिसमें मैं लाइट वाले चैप्टर में शुरुआत से आपको बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा। हम्म, हाँ, मैं बात कर रहा हूं दृश्य प्रकाश की। विजिबल रे, एक बात ढंग से सुनिए भाई से। हालांकि जो हमारा लाइट वाला चैप्टर आएगा, प्रकाश वाला, उस चैप्टर में मैं इसका बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करूंगा इसके बारे में। यहां आप कोई प्रिज्म लेते हैं, जिसको आपने 9th क्लास में खूब अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, जहां पर आपने वर्ण विक्षेपण नाम की कुछ चीज पढ़ी होगी। शिव सिंह जी, आप ये बोल रहे हैं कि आपकी अंग्रेजी सॉरी हिंदी जो है वो थोड़ी सी वीक है। मैं बेटा कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की। देखो, मैं बहुत ज्यादा ढंग से बाइलिंगुअल नहीं पढ़ा सकता, ये मेरी भी कमजोरी है थोड़ी सी। लेकिन जहां भी जिन साइंटिफिक चीजों को समझने में, आपको टेक्निकल चीजों को समझने में दिक्कत आएगी ना, मैं उनका बाकायदा बताते हुए चलूंगा, उनका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो कोशिश करता हूं मैं इसके बारे में, है ना। ये कोई प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है? तीन कोने की एक आकृति होती है, कांच की बनी हुई। यहां से जब कोई व्हाइट लाइट को, एक श्वेत प्रकाश की किरण को जब यहां से होकर गुजारा जाता है, तो मैं ये देखता हूं, ये जो व्हाइट लाइट जैसी इससे गुजरेगी, तो ये से गुजरने के दौरान अपने ही 7 प्रकार के रंगों में बंटना स्टार्ट होती है। जैसे कि मैं यहां पहली बात एक हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब भी किसी व्हाइट लाइट को हम किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो मैं ये देखता हूं कि ये गुजरने के दौरान क्या है, अपने 7 रंगों में बट जाती है। और 7 रंगों की जो पट्टी होती है कुछ इस तरीके से होती है, मैं आपको बता दूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, जब किसी प्रिज्म से होकर मैं किसी व्हाइट लाइट को निकाल रहा हूं, तो व्हाइट लाइट के निकलने के दौरान ये प्रकाश जो है हमारा 7 रंगों में जो है बट जाता है, जिसे मैंने विवग्योर नाम दिया था। विवग्योर को मैंने आपसे एक बार बता दूं, यहां से स्टार्ट करेंगे, वी आई बी जी बाई ओ और आर। यहां देख लेते हैं एक बार विवग्योर को, वी आई बी जी बाई ओ और आर। अब एक बार समझना है इसके बारे में। आर का मतलब होता है रेड, रेड का मतलब हो गया लाल। हाँ, यहां से वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब होता है बैगनी। इंडिगो, इंडिगो का मतलब होता है जामुनी। बी का मतलब होता है ब्लू, ब्लू का मतलब नीला। ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है हरा। येलो, येलो का मतलब होता है पीला। ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी।
when we will pass the white light from a prism, then we will get 7 colors. और ये सातों के सातों जो कलर्स हैं, इनकी जो पट्टी बनती है, स्ट्रिप जो इनकी बनती है, इसे मैं नाम देता हूं जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रम। अंग्रेजी में भी इसे स्पेक्ट्रम ही कहा जाता है। स्टूडेंट्स इन पॉइंटों को सुनना ध्यान से। अगर इन सातों के सातों रंगों में से मैं बात करूं, तो सातों के सातों रंगों में से सबसे ज्यादा जो वेव लेंथ होती है, सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है, वो होती है हमारे रेड कलर की, जो कि 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य जो होती है वो रेड कलर की होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम। वायलेट बैगनी की सबसे कम होती है, जिसे मैं बोलता हूं 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 7800। अब एक और बात मैंने आपको बताई है, जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, वेवलेंथ इसकी बहुत ज्यादा होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी, इसकी आवृत्ति जो होगी, वो कैसी होगी? इसकी आवृत्ति मिनिमम होगी, जबकि इसकी आवृत्ति की बात करूंगा तो इसकी आवृत्ति जो है वो निश्चित तौर से मैक्सिमम होगी। जिसकी आवृत्ति ज्यादा है उसकी मैंने ऊर्जा भी ज्यादा बताई है। देखिए मैंने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा बैगनी की ज्यादा है। इसका मतलब इसकी एनर्जी लेवल जो होगा, इसका ऊर्जा का जो स्तर होगा, वो भी निश्चित तौर से क्या होगा? वो सबसे ज्यादा होगा। एंड वी विल फाइंड आउट दैट रेड कलर जो है उसके पास जो एनर्जी लेवल होगा वो मिनिमम होगा। अगर मैं एनर्जी लेवल की बात करूं, ऊर्जा स्तर की बात करूं, तो यहां पर जो ऊर्जा स्तर होगा वो मिनिमम होगा। और यहां से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, और वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, वो ये कहता है कि सपोज कीजिए कि आपके पास ये कोई मोमबत्ती है और मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती जलती है तो उसकी ज्वाला के कम से कम 4-5 भाग होते हैं। तो वो प्रश्न करता है आपसे, प्रश्न कैसे किया है उसने डायरेक्ट प्रश्न ये किया हुआ था। बोले बताइए, आपके पास 3 रंग हैं जिनमें से एक लाल है, दूसरा आपके पास पीला है और तीसरा आपके पास नीला है। Which one has the maximum energy level? इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जिसका ऊर्जा स्तर सबसे ज्यादा है? वहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, जब मोमबत्ती की ज्वाला जलती है तो निश्चित तौर से मैं आपको बता दूं, सबसे बाहर वाला जो रंग होता है, इस मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बाहर वाला जो रंग होता है वो ब्लू होता है, नीला होता है। वहीं अगर बीच वाले रंग की बात करूं तो बीच वाला रंग जो होता है वो पीला होता है, येलो होता है। और वहीं अगर मैं सबसे अंदर वाले रंग की बात करूं तो ये निश्चित तौर से रेड होता है। और आपको बता दूं, मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे तप्त भाग जो होता है, सबसे ज्यादा हीट जो जोन होता है, वो निश्चित तौर से ब्लू होता है। और ब्लू इसलिए होता है क्योंकि मैं जानता हूं कि ब्लू का एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा है। आप ये देखिए, एनर्जी लेवल कब ज्यादा हो रहा है? एनर्जी लेवल तब ज्यादा हो रहा है जब मैं सर ऊपर से नीचे आ रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाले का एनर्जी लेवल तो सबसे कम है, सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल सबसे नीचे वाले का है। इसलिए अगर मैं सीक्वेंस में देखूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल नीले वाले का क्यों बैठता है? क्योंकि अगर इधर साइड से चलता हूं, बैगनी ऑप्शन में नहीं है, जामुनी ऑप्शन में नहीं है, नीला ऑप्शन में है, तो नीला जो है उसके पास मैक्सिमम एनर्जी लेवल होगा। तो इसलिए मैं कहूंगा मोमबत्ती की ज्वाला जब भी जलती है तो सबसे ज्यादा जो तप भाग होता है उसका वो बाहर वाला होता है। गुरुजी पूरा पढ़ाना दोबारा से। मतलब पूरा आप कहां से समझ नहीं आ रहा पवन कुमार जी, मुझे एक बार बताइए कि आपको समझ कहां से नहीं आ रहा है, कहां से पूरा बताना है? अगर आप ये कह रहे हो कि भाई शुरुआत से पूरा बताना है तो ये बेवकूफपंती वाली बात है भाई, देखो मैं नहीं बता सकता। बाकी का किसी पॉइंट विशेष में अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। चलिए तो भाई, इसके बाद में अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं। ये हमारे पास दृश्य प्रकाश था, विजिबल रे को पढ़ रहे थे हम। अगर विजिबल रे से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए बता दूं, इसका प्रयोग जो किया जाता है उसका प्रयोग निश्चित तौर से वस्तुओं को देखने में करते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए दृश्य तरंगों का, प्रकाश वाली का, किसी भी वस्तु का हमें कलर जस्टिफाई करना है, कलर बताना है, कौन से रंग का है, रंग का निर्धारण करना है, तो भी प्रकाश तरंग, दृश्य तरंग हमारे चलेंगी। लेजर जो होता है, लेजर LASER, जिसकी फुल फॉर्म कल मैंने बताई थी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका अगर किसी भी तरीके से अगर मैं कहूं तो लेजर अगर बनाई जाती है तो वो भी किससे बनाई जाती है? वो भी विजिबल रेज से बनाई जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स?
इससे आगे चलते हैं। ओके सर, ठीक है भाई बुरा। चलिए, इससे आगे हमारी जो तरंगे बसती हैं वो अपने पास अवरक्त तरंग बसती है, जिसका नाम मैं पढ़ रहा हूं अवरक्त। इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव्स, आईआर वेव्स भी कहा जाता है। और अगर बात की जाए अवरक्त तरंगों की, तो अवरक्त तरंगों की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक है जिनका नाम है विलियम हर्सेल। विलियम हर्सेल, विलियम हर्सेल नाम के साइंटिस्ट ने कौन सी तरंगों की खोज की है? तो उन्होंने तरंगों की खोज जो की है वो, पवन तुम्हारा भाई कोई मैसेज नहीं आया वापस लौट के? आप क्या दोबारा पूछना चाहते थे, आपने बताया नहीं। हाँ, विलियम हर्सेल की ने जो है अवरक्त तरंगों की खोज की है। और एक और खोज के लिए इसे बहुत अच्छा माना जाता है, जो यूरेनस है, यूरेनस, यूरेनस की खोज के लिए इन्हें जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। यूरेनस की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है वो भी विलियम हर्सेल। अगर आपको बता दूं तो अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स, ये जो है किसी भी चीज का हीट, अगर बात की जाए कहीं भी हीट के बारे में, हीट इंक्रीज करने का जो काम होता है वो कौन सी तरंगों का होता है? इंफ्रारेड वेव्स का होता है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि धूप के निकलने से माहौल या वायुमंडल पूरा गर्म हो रहा है, तो वो कौन सी रीजन है? वो रीजन है सीधा सीधा अवरक्त तरंगों से। ऊष्मा का, हीट का जो मुख्य कारण होती है अपने पास, वो कौन सी तरंगे होती हैं? वो निश्चित तौर से हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। इसका प्रयोग हम लोग जो करते हैं वो टीबी के रिमोट कंट्रोल में करते हैं। टीबी के रिमोट कंट्रोल में, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, टीबी का रिमोट कंट्रोल आ रहा है तभी केवल इंफ्रारेड लगाएंगे। अगर आपसे कभी किसी खिलौने का आ गया ना, तो खिलौने के लिए नहीं लगा पाएंगे, उसके लिए जो चलेंगी हमारी, वो चलेंगी निश्चित तौर से रेडियो वेव्स। तो इसलिए याद रखें, टीबी के रिमोट कंट्रोल में हमेशा कौन सी तरंगें चलती हैं? वो निश्चित तौर से अवरक्त तरंगें चलती हैं। आपसे अगर मैं कहूं कि आजकल कोरोना में जो थर्मल इमेजिंग की जा रही है, थर्मल इमेजिंग की बात कर लो, या फिर मैं आपसे ऐसे कह दूं कि जो क्या कहते हैं, थर्मल टेम्परेचर को जो मेजर करने वाला जो है हमारा थर्मल स्कैनर, थर्मल स्कैनिंग या थर्मल इमेजिंग, दोनों में तापीय, जहां भी ताप का यूज किया जा रहा है, आप देखते होंगे कोरोना के टाइम पे हमारे माथे पर उसके थर्मल स्कैनर को लगा दिया जाता है, उससे वो हमारे टेम्परेचर को बताता है बॉडी के। तो वो थर्मल स्कैनिंग या थर्मल इमेजिंग जो की जाती है, एक्चुअली उसमें थर्मल स्कैनर में कौन सी तरंग होती है? उसमें इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। आपसे बता दूं, कुछ कैमरे ऐसे होते हैं जिन्हें मैं नाइट विजन कैमरे भी कहूंगा, जो अंधेरे में भी फोटोग्राफी कर लेते हैं। उन कैमरों में आपने देखा होगा लाल लाल सी हल्की हल्की छोटी 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 लाइट जली होती हैं। एक्चुअली वो जो लाइट्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो कौन सी होती हैं? वो इंफ्रारेड वेव्स ही होती हैं, उनसे इंफ्रारेड वेव्स ही जो है निकलती हैं। कुछ कंपनीज वगैरह में या कुछ मकानों में आपने देखे होंगे, कुछ डोर या दरवाजे ऐसे होते हैं जिनके पास व्यक्ति जाता है, तुरंत वो अपने आप ही खुल जाते हैं, अपने आप सेट हो जाते हैं। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि किसी भी प्रकार का आपका डोर सेंसर है, डोर सेंसर में जो लगे होते हैं या दरवाजों में जो सेंसर लगे होते हैं, वो निश्चित तौर से कौन से होते हैं? इंफ्रारेड होते हैं। ठीक भाई स्टूडेंट्स, देखो मैं बताऊं आप लोगों को बेटा, कुछ स्टूडेंट्स क्लासों में बस ऐसे ही आते हैं मजे लेने के लिए और चले जाते हैं। इन चीजों से हमें बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होना है अगर हमें कुछ करना है आगे, क्योंकि अगर इन्हीं चीजों में पढ़ते रहेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। ये वो लोग होते हैं जो यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से घूमते रहते हैं बस, और ऐसे स्टूडेंट्स बेचारे फिर घूमते रह जाते हैं। सिलेक्शन लेने के लिए डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग में क्लास के शुरुआत में। इसलिए आप प्लीज इन चीजों से बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हो, अपने काम पे ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास जो बचती हैं वो हमारे पास रेडियो वेव्स, रेडियो तरंग, रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव्स में भी बता दूं आपको, दो प्रकार की तरंग हमसे पूछता है। एक तो पूछता है हमारे हमसे दीर्घ रेडियो तरंगों के बारे में, एक पूछता है हमसे वो लघु रेडियो तरंगों के बारे में। कंफ्यूज नहीं होना है, लघु रेडियो तरंगों की जो खोज करता है हमारे पास वो वैज्ञानिक है, उसका नाम है, लघु वाले का है हर्ट्ज।
और दीर्घ वाले का है जिसका नाम है मार्कन। इन्होंने इसकी खोज की है। अगर मैं दीर्घ रेडियो तरंगों की बात करूं तो दीर्घ रेडियो तरंगें वो हैं जिनका अगर एक तरीके से बात की जाए तो इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है फिक्स, इनका कोई दायरा नहीं है। अगर दायरा नहीं है तो मैं ये कह सकता हूं कि अनलिमिटेड चल सकती है एक तरीके से। अगर मैं आपसे कहूं कि टीवी में जो चलती हैं या फिर रेडियो में जो चलती हैं वो निश्चित तौर से कौन सी होती हैं, दीर्घ रेडियो तरंगें होती हैं जिन्हें बिना किसी तार के चलाया जाता है। इन्हें एक और नाम दे दिया जाता है, वो नाम इसका होता है बेतार की तार तरंग। अगली क्लास का टाइम हो चुका है बेटा, बस 1-2 मिनट का हो रहा है, इसको और देख लीजिए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेतार की तार तरंगें कहा जाता है। एक्चुअली इनकी कोई दायरा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं लघु रेडियो तरंगों की तो इनका अपना एक क्राइटेरिया है, अपना एक दायरा है, निश्चित एरिया में जो है ये काम करती हैं। आपसे जैसे मैं वॉकी टॉकी की बात कर दूं, वॉकी टॉकी जो करता है वो निश्चित तौर से एक निश्चित एरिया में काम करता है। आपके एसटीडी की बात कर दूं, एसटीडी पीसीओ जो चलते थे जिन्हें मैं एक नाम देता था, उनका नाम होता था टेलीकॉम, टेलीकॉम या दूरभाष के नाम से जानते थे। उनमें भी कौन सी तरंगें चलती थी, लघु रेडियो तरंगें चलती थी। अपना जो एफएम वगैरह चलता है उसका अपना एक एरिया होता है, निश्चित तौर से उसमें कौन सी तरंगें चलती हैं, उसमें रेडियो वेव्स चलती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक तरंग बचती है जिनका नाम होता है सूक्ष्म तरंग। अंग्रेजी में इसे माइक्रोवेव्स कहा जाता है। और माइक्रोवेव्स के जो खोज करता है वो है जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। इसका यूज जो किया जाता है मोबाइल से रिलेटेड जितनी भी चीजें, चाहे वो आपसे बात कर रहा है मोबाइल की, मोबाइल में जो सिग्नल आते हैं वो कौन सी तरंग से आते हैं, वो मोबाइल में आते हैं सूक्ष्म तरंगों से, माइक्रोवेव से। आपसे वो वाईफाई की बात करें, आपसे वो ब्लूटूथ की बात करें, मोबाइल, वाईफाई, ब्लूटूथ, आपसे सैटेलाइट्स की बात करें, आपसे पुलिस रडार की बात करें, इन सभी तरंगों में इस जगह पर सब जगह जो प्रयोग किया जाता है वो निश्चित तौर से हमारे पास माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर भाई आप लोगों को क्लियर हो तो एक बार मुझे बता दीजिए। और मैं आपको फिर पहले भी बता चुका हूं, कल और परसों की हमारी क्लास नहीं हो पाई, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर बता रहा हूं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो जो चैप्टर का जो नोट्स हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, वहां से आप ले सकते हैं। और बाकी का बहुत जल्दी इस चैप्टर की भी नोट्स मैं जो है वहां अवेलेबल मैं करा दूंगा आपको। तो भाई अगली वाली क्लास का टाइम हो गया है, मैंने सर की 2-4-5 मिनटें ले भी ली हैं, तो कोई नहीं, हाँ बिल्कुल टाइम हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम दिया भी नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं भाई, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। यहाँ क्लास में आज स्टूडेंट्स की पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी बहुत कम रही है। चलिए तो भाई मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।